गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अब तक हम लोगों ने 66 बीपीएससी मेंस में इंडियन पॉलिटी सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए उनको हमने विस्तार से डिस्कस किया। इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में जो प्रश्न पूछे गए उसको विस्तार से डिस्कस किया। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री सेक्शन में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। और उस डिस्कशन का हमारा प्राइम मोटो है, क्योंकि चीजें सब कुछ आप जान रहे, हर चीज से आप परिचित हैं। उनका प्राइम मोटो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं पिक करता हूं, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे? उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे? अब फिर इस प्रश्न पर आने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यह प्रश्न आसान है या मुश्किल? आसान है? नहीं, सारे लोगों को लग रहा आसान है। देखें हम डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है। संथाल विद्रोह, प्रश्न का पहला डायमेंशन है कारण। प्रश्न का दूसरा डायमेंशन है संथाल विद्रोह की गति। और प्रश्न का तीसरा डायमेंशन है संथाल विद्रोह के परिणाम। एक चीज बार बार मैं कहता, इस प्रश्न में अब बात कर लें जो बच्चे मेंस दे करके आए होंगे कि जिस तरह आपको लग रहा है प्रश्न आसान है, उनको भी यही लगा प्रश्न आसान है। और इस प्रश्न में वे कहानी लिख करके आ गए होंगे। संथाल विद्रोह पर जो कुछ उन्होंने पढ़ा है कहानी, उसको लिख करके आ गए होंगे मैक्सिमम बच्चे। तो पहली बात जो मैं कहता हूं, कहानी लिखना नहीं है, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर रीजन पूछा जा रहा है तो उसके रीजन को एलैबोरेट करें। वो सोशल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, वो इकोनॉमिक हो सकता है, वो कल्चरल डायमेंशन को लिए हुए हो सकता है, वो पॉलिटिकल फॉर्म में हो सकता है। महत्वपूर्ण इस प्रश्न को डिस्कस करने का कारण मेरे लिए ये नहीं है, महत्वपूर्ण है ये और ये गति। और बार बार मैं कहता हूं कि जिस तरह अंग्रेजी से दूर आप लोग भागते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी से प्यार करें, उसके करीब जाने की कोशिश करें। नहीं, गति शब्द नया नहीं है।
एक मोशन के अर्थ में गति का इस्तेमाल होता, मोशन के अर्थ में गति का इस्तेमाल होता, और दूसरा गति शब्द का इस्तेमाल होता है पता नहीं उसकी क्या गति होगी, नहीं तो उसकी गति क्या होगी इस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वो परिणाम के करीब आ जाता, नहीं। और ये चूकें अधिकांश लोगों ने की होगी, कम से कम हिंदी वालों की तो गारंटी में सरतिया मैं कह सकता हूं 100 में 95 ने ये गलतियां की होंगी। प्रश्न को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, विद्रोह के कारण और विद्रोह के परिणाम। जरा अंग्रेजी शब्द पर गौर करें तो यहां पर बात की जा रही है इट्स कोर्स, बोलते मैं रुक जाता, पहले हाई बाई कर लेते फिर आगे बढ़ते, हाँ ना? और थोड़ी देर के लिए ये हाई बाई जो है लड़के लड़की को लड़की लड़के को करें तो थोड़ी देर के लिए जो है उतना चल सकता है, नहीं। लेकिन अगर इस रूल को वायलेट करेंगे तो बहुत लोगों को डाउट होने लगेगा, ठीक है। तो जो बात मैं कह रहा हूं यहां पर प्रश्न है इट्स कोर्स, तो यहां पर गति को लाइटली लिए जाने की जरूरत नहीं है। संथाल मूवमेंट जहां से शुरू होता है और संथाल मूवमेंट जहां पर समाप्त होता है, कल्मिनेट होता, क्या इस दौरान उसके कोर्स जो हैं अनचेंज्ड रहते हैं या उसके कोर्स में परिवर्तन आता है? और अगर उसके कोर्स में परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन क्या आता है और कहां पर आता है? जैसे अगर आप देखें तो इनिशियली संथाल मूवमेंट जो शुरू होता वो प्लांटर्स के अगेंस्ट शुरू होता है, लोकल जमींदार्स के अगेंस्ट शुरू होता है, लोकल महाजन्स के अगेंस्ट शुरू होता है, मनी लेंडर्स के अगेंस्ट शुरू होता नहीं। लेकिन जब यह देखा जाता कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके कंसर्न को समझने की बजाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही, महाजनों को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, आपको जमींदारों को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो उस स्थिति में आप यह पाएंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके निशाने पर आता, और उस स्थिति में मतलब देशी शोषक वर्ग के विरुद्ध शुरू हुआ आंदोलन जो है एक बिंदु पर आकर देशी या विदेशी शोषक वर्ग के विरुद्ध, शोषक वर्ग मात्र के विरुद्ध आंदोलन में तब्दील होने लगता है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह जो है संथाल मूवमेंट का कैरेक्टर एंटी ऑपरेसिव है, शोषण विरोधी प्रकृति है, और आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी शोषण विरोधी प्रवृत्ति क्या होती है, उसकी शोषण विरोधी प्रवृत्ति जो है वह मजबूत होती चली जाती। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, यह एंटी कॉलोनियल इन नेचर है, क्योंकि एक बिंदु पर आकर जब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है लोकल एक्सप्लॉयटर्स को, मनी लेंडर्स को, जमींदार्स को, प्लांटर्स को, तो कहीं ना कहीं कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन भी संथालों के निशाने पर आता। और इसलिए एक बिंदु पर आकर के अगर आप देखें तो ये स्वराज की बात करने लगती है। ब्रिटिश रूल के
एवोल्यूशन की बात करने लगते हैं, ब्रिटिश शासन के खात्मे की बात करने लगते हैं, और जो कॉलोनियलिज्म के जो सिंबल्स हैं, चाहे वो थाने हो, पुलिस थाने हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो डाकघर हो, इन तमाम सिंबल पर उनका अटैक क्या होता, बढ़ता चला जाता। तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो कहीं ना कहीं इनका ट्राइबल नेचर डोमिनेंट है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो आप क्या पाते, तो आप यह पाते हैं कि जब इन्हें कॉलोनियल पावर को फेस करना है, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को फेस करना है, तो कॉलोनियल पावर और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को फेस करने के क्रम में इन्होंने पॉलिटिकल पर्पस से रिलीजन का इस्तेमाल किया। रिलीजियस सिंबोलिज्म में यहां पर क्या होता, ट्राइबल के मोबिलाइजेशन के लिए रिलीजन के इस्तेमाल की कोशिश आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियां, मिशनरी एक्टिविटी जो है, ये कहीं ना कहीं मिशनरी एक्टिविटी के भी अगेंस्ट खड़े होते। इनिशियली मिशनरी एक्टिविटी को ये समझ नहीं पाते, लेकिन लेटर फेज में इन्हें लगता है कि ये मिशनरियों ने जो है उनके ट्राइबल आइडेंटिटी के लिए क्राइसिस क्रिएट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेटर स्टेज में जाकर के अगर आप देखेंगे तो इसकी वर्गीय प्रकृति सामने आती है। मतलब क्लास बेस्ड इसका नेचर सामने आता है। क्योंकि अगर आप देखें कि देशी शोषक वर्ग के विरुद्ध जो इनका संघर्ष है, उस संघर्ष में केवल संथाल ही नहीं शामिल होते। लेटर फेज में अगर आप देखें तो नन संथाल्स भी इनके संघर्ष में शामिल होते हैं, गैर संथाल भी इनके संघर्ष में शामिल होते हैं। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भले ही दामन एक कोह जो है संथाल विद्रोह का केंद्र रहा हो, लेकिन संथाल विद्रोह का प्रभाव जो है दामन एक कोह तक सीमित नहीं है। संथाल विद्रोह के प्रसार को देखें तो इधर भागलपुर और उधर धनबाद तक उसका प्रसार दिखाई पड़ता है। नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं यह जो है वायलेंट तो है ही। वायलेंस कितना है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लें कि करीब करीब जो है 15,000 से ज्यादा संथाल मारे गए हैं इस विद्रोह। लेकिन अगर आप देखें वायलेंट होने के साथ साथ जो है यह जो है जिस तरह से इसका नेचर स्टैटिक ना होकर के डायनामिक है, तो इसका डायनामिक नेचर जो है प्रोटो नेशनल फीचर को भी समाहित करता हुआ आता, आद्य राष्ट्रीय तत्वों को भी समाहित करता हुआ आता, आद्य आधुनिक तत्वों को भी समाहित करता हुआ आता। और इसलिए देखिए दोनों महत्वपूर्ण विद्रोह, चाहे संथाल विद्रोह हो चाहे मुंडा विद्रोह हो, दोनों प्रोटो मॉडर्न प्रोटो नेशनलिस्ट। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो चेंजिंग कोर्स ऑफ संथाल रिवोल्ट को इस चर्चा के माध्यम से हमने इंडिकेट किया। और मैं आपसे कहता हूं जरा आप डिस्कस करें कि कितने लोगों ने यह लिखा। बीपीएससी को गाली देना तो आसान है, नहीं?
लेकिन पहले हम तो अपने रोल के साथ जस्टिस करें। विद्रोह के परिणाम, जब रिजल्ट की बात हुई होगी, नहीं तो रिजल्ट जो है दो तरह के होते, दो पर्सपेक्टिव में रिजल्ट हम देखते। एक क्या होते, यहां पर हमने कहा इसके चेंजिंग कोर्स को फोकस करें, और यहां पर हमने कहा जब परिणाम की बात करते तो परिणाम को दो संदर्भों में देखा जाना चाहिए, तात्कालिक और दीर्घकालिक। बार बार एक बात मैं कहता, जब आप आंसर लिख रहे होते हैं ना, तो जब आप आंसर लिख रहे होते तो एक कोशिश जरूर करें, यह जरूर सोचें कि एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर क्यों दे। क्योंकि आप परिणाम के रूप में आप लिखेंगे संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिले के रूप में मान्यता प्रदान करना, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट की परिणाम के रूप में चर्चा करेंगे, माझी व्यवस्था और परहा पंचायत की पुनर्बहाली की बात आप करेंगे, नहीं ग्राम प्रमुखों के जो पुलिस राइट्स थे, जो जुडिशियल राइट्स थे, वो एक बार फिर से जो छीने गए थे उनको वापस कर दिया गया, इसकी चर्चा करेंगे। तक लिखने वाला, आंसर लिखने वाला 90% आदमी इस सब की चर्चा करेगा, करेगा या नहीं करेगा। आपने अलग वहां क्या किया, नहीं। अगर आप देखें तो अगर जब संथाल विद्रोह के परिणामों की चर्चा करें और परिणामों की चर्चा करते हुए हम इस बात की चर्चा करें कि इसने आने वाले जनजातीय विद्रोहों के स्वरूप के निर्धारण में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई, तो वहां पर आपका आंसर औरों के आंसर से डिफरेंट होगा या नहीं। मुंडा क्षेत्र में चले जाएं, सरदारों का आंदोलन चला और संथाल रिवोल्ट से उन्होंने सबक लेते हुए अपने आंदोलन को नॉन वायलेंट फॉर्म दिया, अहिंसक स्वरूप प्रदान किया। उसको इसके आलोक में हम देखेंगे या नहीं। और अगर आप देखें संथाल विद्रोह के जो डोमिनेंट फीचर थे, उस डोमिनेंट फीचर को मुंडा विद्रोह में विस्तार मिला है या नहीं, नहीं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तीसरा, क्योंकि बिरसा के सामने दोनों ऑप्शन थे, हिंसक आंदोलन के रूप में, वायलेंट मूवमेंट के रूप में संथाल विद्रोह के भी परिणाम बिरसा के सामने थे, और सरदार आंदोलन जो अहिंसक आंदोलन था उसकी असफलता भी बिरसा के सामने थी। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो बिरसा के सामने आप क्या पाते हैं, बिरसा के सामने आप पाते हैं उन्होंने इन दोनों को कंपेयर करते हुए रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसको बेहतर माना, संथाल विद्रोह को बेहतर माना, और उसी लाइन पर अपने आंदोलन को ले जाने की कोशिश की। तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें, जब आप परिणाम की चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो परिणाम की जब आप चर्चा कर रहे हैं तो संथाल विद्रोह पहला ऐसा आंदोलन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोटिस में लिया गया। और अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिसने कहीं न कहीं राष्ट्रीय आंदोलन के कोर्स ऑफ डायरेक्शन को भी निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई, नेशनल मूवमेंट के कोर्स ऑफ डायरेक्शन को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई। पहली बार देखें पॉलिटिकल पर्पस से रिलीजन का इस्तेमाल यहीं पर हुआ, और लार्जर पर्सपेक्टिव में पॉलिटिकल पर्पस से रिलीजन का इस्तेमाल कहां पर किया गया, नहीं मुंडाओं के यहां, बिरसा के यहां, नहीं। और राष्ट्रीय आंदोलन में भी अगर आप जाकर के देखें तो 1990 के दशक के मध्य तक आते आते रिलीजन, पॉलिटिकल पर्पस से रिलीजन के इस्तेमाल की कोशिश शुरू होती, और
उसको क्लाइमैक्स पर गांधी पहुंचाते हुए आते या नहीं। अब आप मुझे बतलाएं, जब संथाल विद्रोह के परिणामों की चर्चा कर रहे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि सांकेतिक रूप से इन बिंदुओं पर भी चर्चा होनी चाहिए, और यह डिस्कशन हमारे आंसर में वैल्यू एडिशन को भी इंश्योर करेगा और हमारे आंसर को औरों के आंसर से डिफरेंट बनाने का भी काम करेगा। एक अब आप लोग अपने पहले आंसर को, जो आंसर दिया आसान है, अब उसको रिव्यू करें जो डिस्कस किया उसके कंटेक्स्ट में। बातें स्पष्ट? हाँ, तत्कालिक दीर्घकालिक भी वो है ना, आज भी वो चला आ रहा है। कंफ्यूज मत हो, कई बार जो है वो तात्कालिक संदर्भ भी हैं और उसके दीर्घकालिक संदर्भ भी हैं, तो वहां से हम तात्कालिक से दीर्घकालिक की ओर बढ़ जाए। दूसरा, अगर उसको हम कहें तो कुछ इंपैक्ट डायरेक्ट होंगे और कुछ इंपैक्ट क्या होंगे, लेकिन बार बार मैं कहता हूं पढ़ने से नहीं होगा, सोचना होगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक चीजें वहां से बदलेंगी नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ नया मैं बतलाने जा रहा, जो नहीं जान रहे मैं वो बतलाने जा रहा। मैं बस ये आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा, जब आप प्रश्न आसान लग रहे हो ना, तो प्रश्न को माइन्यूटली देखें, एक एक शब्द पर गौर करें और उसको इंटरप्रेट करें राइट पर्सपेक्टिव में, सही परिप्रेक्ष्य में उसको इंटरप्रेट करें। नहीं तो प्रश्न आसान लगेगा, संथाल विद्रोह देखे और लगा मारो जांग में कुदा रहा। इस बार तो एकदम महो है। संथालों पूछ दिया गया, बिरसों पूछ दिया गया, चंपारणों पूछ दिया गया, मजा आ गया नहीं। और इस बार तो अगर जिनकी आदत होगी, दो तरह क्वेश्चन को अप्रोच करते, एक पहले एक बार सारे प्रश्नों पर नजर दौड़ा लेते नहीं, तो जैसे खंड ख में पहुंचे होंगे तो सारा मजा खंड क में काफूर हो गया होगा। और मैं आपको कह सकता हूं कि खंड क में उनका परफॉर्मेंस प्रभावित हुआ होगा हिस्ट्री सेक्शन। नहीं, थोड़ी सी राहत की बात उनके लिए होगी जो प्रश्न दर प्रश्न बढ़ते नहीं, तो उनके लिए थोड़ी राहत की बात होगी कि हिस्ट्री के बाद जो है उनकी उलझनें बढ़ी होंगी। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। दूसरा प्रश्न, विरसा आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। विरसा आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। क्या है? अब ये बतलाइए, आसान है या मुश्किल? अब ऐसा नहीं कि पहले प्रश्न प्रभावित होकर कहना है कि मुश्किल है। बतलाइए। देखिए, बार बार एक बात मैं कहता, इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। सामान्य से प्रश्नों के उत्तर भी सामान्य तरीके से दिए जा सकते और सामान्य से प्रश्नों के उत्तर भी विशिष्ट तरीके से दिए जा सकते। दोनों तरीके से आंसर। और 95% लोग जो है उनकी नजर यहां नहीं होगी। कहां होगी? यहां की बजाय उनकी नजर बिरसा आंदोलन पर होगी। और चूंकि पिछले बार नहीं पूछा गया है, इसलिए दोनों ट्राइबल मूवमेंट उठा करके पूछे। पिछले बार तो पूछा गया था सर, या नहीं? नहीं,
तो खैर जो भी हो, तो इस बार जो है, और अगर पिछले बार पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं है, तो अगर पूछा गया था तो उसके बाद देख ले कि ये पूछ दिया था, अगले बार ये पूछेगा फॉर्मूला कितना इफेक्टिव और कारगर है, जो फॉर्मूला आप लोग अपनाते और सामान्यतः बाजार में अपनाया जाता। इसलिए कई बार आपके प्रश्न मुझसे भी होते कि सर ये तो 66वीं के लिए न चल रहा, 67वीं के लिए न हमें 68वीं देना है। तो मेरे कहने का मतलब यह कि यहां पर आपको कारण नहीं पूछा जा रहा, यहां पर बिरसा मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा रहा है, नहीं। और अगर बिरसा मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा किसके कंटेक्स्ट में करेंगे? नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसकी प्रकृति, इसके चरित्र, इसको फोकस करेंगे। नहीं, कारण किन बिंदुओं की ओर इशारा कर रहे हैं, इसके नेचर और कैरेक्टर के बारे में। जैसे अगर देखिए मुझे इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करना हो तो पहला प्रश्न मैं उठाऊंगा कि किस प्रकार ट्राइबल मूवमेंट का जो लॉन्गर ट्रेडिशन है उसमें इसका विशिष्ट स्थान है, और किस प्रकार यह पूर्ववर्ती आंदोलनों से प्रेरणा लेता है। कोलो, कहारों और संथालों के विद्रोह से प्रेरणा लेता है, और कोलो, कहारों और संथालों के विद्रोह से प्रेरणा लेता हुआ किस कंटेक्स्ट में वह प्रेरणा लेता है? वायलेंट रेसिस्टेंस के कंटेक्स्ट में प्रेरणा लेता है। किस कंटेक्स्ट से में प्रेरणा लेता है? तो जो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाई गई है उसके कंटेक्स्ट में यह प्रेरणा लेता हुआ आता। किस कंटेक्स्ट में प्रेरणा लेता है? तो रिलीजन और पॉलिटिक्स का जो घालमेल प्रस्तुत किया गया संथाल विद्रोह में, उसके कंटेक्स्ट में यह प्रेरणा लेता है। किस कंटेक्स्ट में प्रेरणा लेता है? तो संथाल विद्रोह का जो एक क्लास बेस्ड नेचर था, वर्गीय प्रकृति उसकी थी, उस वर्गीय प्रकृति की झलक लेटर ऑन यहां पर भी दिखाई पड़ती। किस कंटेक्स्ट में यह प्रेरणा लेता है? तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से प्रेरणा लेता है, और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से प्रेरणा लेता हुआ जो है बिरसा आंदोलन जो है वह प्रगतिशील सुधारवादी एजेंडे के साथ आगे बढ़ता है। इसमें पशु बलि का निषेध किया गया है। नहीं, अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें, इसमें एथिकल कंडक्ट को फोकस किया गया है, कंडक्ट की प्योरिटी को फोकस किया गया है। इसमें अगर आप जाकर के देखें तो सोशल और रिलीजियस रिचुअल्स जो हैं, डॉगमाज जो हैं, कहीं न कहीं उसका विरोध किया गया है। तो इसीलिए एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्मिस्ट एजेंडे के साथ इसका आगमन होता है। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो यह ट्रैवल मूवमेंट में जो है मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड और मोस्ट वायलेंट मूवमेंट, सर्वाधिक संगठित, सर्वाधिक हिंसक और सर्वाधिक विस्तृत में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें तो अगला जो डायमेंशन इमर्ज करता है, आप ये कह सकते कि संथाल मूवमेंट और मुंडा विद्रोह जो है, मुंडा आंदोलन जो है, यह दोनों ट्राइबल मूवमेंट और नेशनल मूवमेंट को कनेक्ट करने वाली कड़ी के रूप में सामने आता है, जोड़ने वाली कड़ी के रूप में सामने आता है, ब्रिजिंग टूल्स मूवमेंट के रूप में सामने आता, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली।
अगर इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो इसका इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट जो है, बिरसा आंदोलन का जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखें तो पहली बार ट्राइबल मूवमेंट को शिक्षित और बौद्धिक नेतृत्व मिला, एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल लीडरशिप प्राप्त होती है, नहीं, अर्थात वह इंटेलेक्चुअल लीडरशिप प्राप्त होती जो ट्राइबल कल्चर की भी समझ रखती है, ट्राइबल ट्रेडिशन की भी समझ रखती है, उसके लिमिटेशन से भी वाकिफ है, जो वेस्टर्न एजुकेशन की भी समझ रखती है, जो वेस्टर्न कल्चर की भी समझ रखती है, और जो कहीं ना कहीं मिशनरियों के नेचर और कैरेक्टर से भी वाकिफ है। और इसलिए यह आंदोलन के कोर्स को जो निर्धारित करता है, यह बौद्धिक नेतृत्व, वह ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों के तत्वों का इसमें समावेश करता हुआ आता, नहीं। यहां पर भी अगर आप देखें, पॉलिटिकल पर्पस से आपको रिलीजन का इस्तेमाल दिखाई पड़ता, नहीं, प्रार्थना सभाओं का जो आयोजन होता है उसका प्योरली पॉलिटिकल पर्पस, नहीं। यहां पर भी देखें तो एक मायने में अगर आप देखें तो कई बार गांधीयन टेक्निक के रिफ्लेक्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। गांधीयन टेक्निक के रिफ्लेक्शन किस प्रकार बिरसा के यहां दिखाई पड़ते, तो पूरे के पूरे गांधीयन टेक्निक को देखें तो इसने कॉलोनियल पावर को लेकर के जो फियर था, मास में जो फियर साइक था, उस फियर साइक को गांधी ने रेस्पॉन्ड करने की कोशिश की। और अगर आप देखें यहां तक सिमिलरिटी है और डिफरेंट क्या है, उस फियर साइक को समाप्त करने के लिए, रेस्पॉन्ड करने के लिए मुंडा किसका इस्तेमाल करते, मुंडा जो है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर और स्पिरिचुअल लीडरशिप का इस्तेमाल करते। स्पिरिचुअलिज्म का इस्तेमाल औपनिवेशिक शासन के भय और आतंक को, जनता के मानस पटल पर औपनिवेशिक शासन का जो भय और आतंक विद्यमान है उसको समाप्त करने के लिए उसका इस्तेमाल करते। क्या दावा करते, अलौकिक शक्ति का दावा करते और कहते कोई भी शस्त्र हमें मार नहीं सकते, नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट अब देखें, नहीं, अगर आप देखें तो शायद ईसाई मिशनरियों की जितनी बेहतर समझ बिरसा मुंडा के पास थी, क्योंकि वे खुद मिशनरी के हिस्से थे, मिशनरी की खूबियों और खामियों को बड़े करीब से देखा, और इन्होंने यह उम्मीद की थी कि शायद मिशनरी उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ी होंगी। लेकिन मिशनरी इनके संघर्ष में इनके साथ खड़ी होने के बजाय क्या करती, वे जो लोकल एक्सप्लॉयटर्स थे उनके साथ खड़े होते और मुंडाओं की आलोचना करते। इसके कारण अगर आप जाकर के देखें तो यह वह बिंदु है जहां पर एंटी ऑपरेसिव नेचर इसके एंटी कॉलोनियल नेचर में ट्रांसफॉर्मेशन का आधार तैयार करता हुआ आता। यहां पर गौर करेंगे, एक और चीज है जो मुंडा विद्रोह को नेशनल मूवमेंट से कनेक्ट करता है। लगान नादायगी, नन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू की बात किसी मूवमेंट में पहली बार की गई मुंडा मूवमेंट में, और पृथक एवं स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना का इन्होंने स्वप्न देखा। मतलब ये एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं, एक और आउटसाइडर एक्सप्लॉयटर्स जो हैं उनके अगेंस्ट लड़ रहे जो देसी हैं, और दूसरी ओर कॉलोनियल रूल को समाप्त करने के लिए भी लड़ रहे हैं। देख,
अब आप नजर दौड़ा करके देखें इसके कंटेक्स्ट में, आप क्या पाते हैं? इसका केवल ट्रैवल नेचर नहीं है, ट्रैवल नेचर और कैरेक्टर नहीं है, इसका केवल लोकल नेचर और कैरेक्टर नहीं है, यह प्रोटो नेशनलिस्ट भी है और यह प्रोटो मॉडर्निस्ट भी है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई मामलों में बिरसा आंदोलन क्या है? बिरसा आंदोलन जो है संथाल विद्रोह के विस्तार और विकास के रूप में आता, संथाल विद्रोह की अगली कड़ी के रूप में सामने आता। दैट्स ऑल। आप नजर दौड़ा करके देखें, कहीं पर हमने कारण की चर्चा की है? नहीं। कारण पृष्ठभूमि में है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अहम है। तीसरा प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का स्पष्ट कीजिए। नहीं, ये प्रश्न किस पर है? ये प्रश्न आसान है, वाकई आसान है। दो कारणों से मैं कह रहा, एक बार तो हूबहू यही प्रश्न पूछा जा चुका है, सेम तो रिपीटेड प्रश्न है, और दूसरी बार यही प्रश्न पूछा गया है थोड़ा सा शब्दों को बदलकर, मतलब यह प्रश्न तीसरी बार पूछा गया है, इसलिए प्रश्न आसान है। अगर आप मुश्किल बनाते हैं या स्कोर नहीं होता तो आपकी गलती के कारण, क्योंकि यहां पर आपको यह समझना होगा प्रश्न यह भले चंपारण सत्याग्रह पर है, लेकिन इस प्रश्न का एक विशिष्ट संदर्भ है। नहीं, और इस प्रश्न का जो विशिष्ट संदर्भ है, इस विशिष्ट संदर्भ का संबंध किससे जुड़ता है? आईएनएम से जुड़ता है। प्रश्न है आईएनएम का कहले निर्णायक मोड़। खुद से प्रश्न करें और उसका जवाब देने की कोशिश करें। नहीं, जब आईएनएम के निर्णायक मोड़ की बात करते तो इस समय आईएनएम कहां था? इस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहां था? और चंपारण सत्याग्रह ने इसकी दशा एवं दिशा को किन रूपों में प्रभावित किया?
हाउ इट अफेक्टेड द कोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। यह क्या है? यह डिमांड ऑफ क्वेश्चन है या फोकस पार्ट? नहीं। और अगर हम देखें उस डिमांड ऑफ क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें यहां पर आना होगा, तो इसकी चर्चा कैसे करनी चाहिए? इसकी चर्चा इंडिकेटिवली होनी चाहिए। इसकी चर्चा सांकेतिक रूप में होनी चाहिए। बातें स्पष्ट हो रही हैं। अब अगर यहां पर गौर करने की कोशिश करें, नहीं तो इस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहां है? इस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखें तो बिखराव की स्थिति। इस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखें तो नेतृत्व शून्यता की स्थिति है। बिखराव की स्थिति है, नेतृत्व शून्यता की स्थिति है। इस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है अब धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश में है। धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश में है, नहीं? और इसके संकेत क्या मिलते हैं? इसके संकेत मिलते हैं नरमपंथियों, गरमपंथियों की एकता से, नहीं? इसके संकेत किससे मिलते? द इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट से, जिसे लखनऊ पैक्ट के रूप में आप जानते हैं। कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं? और इसकी पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो इसकी पृष्ठभूमि में आईएनएम को नए नेतृत्व, नई ऊर्जा और नई रणनीति की जरूरत है। नए नेतृत्व, नई ऊर्जा, नई रणनीति की जरूरत है। और यह सब कौन उपलब्ध करवाता है? यह सब चंपारण सत्याग्रह के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। बातें अब स्पष्ट हुई। अब याद करें चंपारण सत्याग्रह ने क्या किया, नहीं? तो चंपारण सत्याग्रह जो है वह केवल स्थानीय स्तर की राजनीति के सहारे भारतीय राजनीति में गांधी का लॉन्चिंग पैड केवल नहीं है, गांधी की लॉन्चिंग केवल नहीं होती, बल्कि अगर आप देखें अगले 3 दशकों के दौरान
चंपारण सत्याग्रह ने राष्ट्रीय आंदोलन की दशा और दिशा को परिवर्तित करने में अहम और निर्णायक भूमिका निभाई। कैसे अहम और निर्णायक भूमिका निभाई, तो एक एक करके इसको देखें। किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के बीच जो दूरी थी, उस दूरी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता? चंपारण सत्याग्रह को जाता है। पहली बार स्थानीय स्तर पर किसानों के जो मसले हैं, किसानों के उन मसलों में राष्ट्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप होता है, और राष्ट्रीय नेतृत्व का यह हस्तक्षेप किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के बीच मजबूत कड़ी का काम करता है। किसानों से संबंधित एजेंडा राष्ट्रीय आंदोलन के एजेंडे का हिस्सा बनता। किसानों की मेन स्ट्रीमिंग शुरू होती और किसान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होकर राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार करते हुए आते। और इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन के केवल सामाजिक आधार का विस्तार नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के जन आंदोलन में तब्दील होने का आधार भी यहीं पर तैयार होता है। क्योंकि पहली बार जाकर के देखें तो पहली बार आप पाएंगे तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह का इस्तेमाल किया आंदोलन की तकनीक के रूप में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन वायलेंट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस की संकल्पना को भी यहीं पर इंट्रोड्यूस किया गया। और उससे भी जो महत्वपूर्ण है, नॉन वायलेंट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस का यह इंट्रोडक्शन जो है वह रिजल्ट ओरिएंटेड रहा, यह सक्सेसफुल रहा। और इस रूप में देखें तो नॉन वायलेंट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस के रूप में इसने नेशनल मूवमेंट को जो है न्यू स्ट्रेटेजिक टूल्स प्रदान किए, नए रणनीतिक हथियार प्रदान किए। नहीं, और अल्टीमेटली इसकी पृष्ठभूमि में क्या होता? आंदोलन की अहिंसक प्रकृति जो है भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से की राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी को संभव बनाती है और राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील होता हुआ आता। अपार्ट फ्रॉम दैट, चंपारण ने क्या दिया? नेशनल मूवमेंट को गांधी और गांधीवाद दिया नहीं। और गांधी को क्या दिया चंपारण सत्याग्रह ने? भारतीय राजनीति में चंपारण गांधी के लिए लेबोरेटरी का काम करती। दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ अनुभव उन्होंने हासिल किए, उन अनुभवों का भारत भूमि पर प्रयोग पहली बार चंपारण में ही किया गया और सक्सेसफुल प्रयोग किया गया। इसने गांधी और गांधीवादी तकनीक की व्यापक स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने का काम किया। वाइडर एक्सेप्टेंस इसके कारण गांधी का भी संभव हो सका और गांधीयन टेक्निक का भी इसके कारण वाइडर एक्सेप्टेंस संभव हो सका। और इसकी पृष्ठभूमि में देखें, लिबरल्स और जो आपको एक्सट्रीमिस्ट थे कांग्रेसी, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस जिसने कांग्रेस को विभाजित करने का काम किया, उन दोनों का विभाजन यहां पर क्या होता? समाप्त होता दिखाई पड़ता। अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, अपार्ट फ्रॉम दैट, चंपारण सत्याग्रह ने क्या किया?
तो चंपारण सत्याग्रह ने गांधीवादियों की एक ऐसी टोली तैयार की जो अगले 3 दशकों तक गांधीवाद और राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के लिए काम करती रही और जिसने देश को आजादी के मुहाने तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चंपारण ने गांधी के लिए वही काम किया जो काम बारदोली ने सरदार पटेल के लिए किया और जो काम अवध ने किसके लिए किया? नेहरू के लिए किया। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर देखें, अगला जो डायमेंशन इमर्ज करता हुआ आता वह यह कि पहली बार अगर आप देखें राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार को व्यापक करने के लिए, ब्रॉडेन करने के लिए जो गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे, उस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का आधार भी यहां पर तैयार होता है। जब गांधी पहुंचते हैं तो देखते हैं हर चंपारण पहुंचने वाला हर नेता, चंपारण के किसानों से सहानुभूति रखने वाला हर नेता अपने रसोइये और अपने खाने की सामग्री के साथ चंपारण पहुंचा हुआ है। लेकिन जब गांधी यहां से प्रस्थान करते नहीं तो चंपारण में पहुंचने वाला हर नेता जो है एक ही रसोई में खाना खाता है और अपना काम खुद करता है। तो स्वावलंबन और एकल रसोई का कॉन्सेप्ट और इसके जरिए मतलब जो डिस्क्रिमिनेटरी हिंदू सोशल ऑर्डर थे, जो विभेदकारी हिंदुओं की विभेदकारी सामाजिक व्यवस्था थी, नहीं उसको चुनौती यहीं पर गांधी के द्वारा मिली। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के जरिए गांधी ने आगे क्या किया? नेशनल मूवमेंट के बीच का जो गैप था उस गैप को भरने का काम किया और नेशनल मूवमेंट को री एनर्जाइज करने की कोशिश की, उसके मोमेंटम को बनाए रखा, उसको बिखरने से रोका। अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी ने एक और बड़ा काम किया। नहीं क्या किया? तो जेल जाने को लेकर कैसा महसूस करते हैं आप? नहीं तो अगर आप देखें उस समय लोगों को जेल जाने से डर लगता था। तो जेल जाने को लेकर जो भय था, नहीं अरेस्टिंग को लेकर जो भय था उसे दूर करने का काम और गिरफ्तारी को, अरेस्ट को नेशनल प्राइड से कनेक्ट करने का काम जो है गांधी ने चंपारण में ही पहली बार किया। और इन सब के परिणाम स्वरूप क्या होता? तो इन सब के परिणाम स्वरूप इंडियन नेशनल मूवमेंट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करती है और बिहार की एंट्री भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाभिक केंद्र के रूप में होती है। और अगले 3 दशकों तक बिहार गांधी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन का अभिकेंद्र बना रहता है। और दूसरी चीज अगर देखें तो नेशनल मूवमेंट का नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने में चंपारण सत्याग्रह की अहम और निर्णायक भूमिका रही। सत्ता परिवर्तन को व्यवस्था परिवर्तन का रूप देने में, जैसे किसानों से जुड़ा हुआ मसला, जैसे
जैसे अछूतों से जुड़े हुए मसले राष्ट्रीय आंदोलन के एजेंडे में आते, राष्ट्रीय आंदोलन का मूल चरित्र परिवर्तित होता है या नहीं? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसने राष्ट्रीय आंदोलन को उदार और मानवीय चेहरा प्रदान किया। देखे तो कहां हमने तिनकठिया पद्धति की चर्चा की, कहां गांधी किस तरह पैदल पहुंचे, रिक्शा से पहुंचे, ठेला से पहुंचे, कहां हमने चर्चा की, किसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर मानने से किसने इनकार कर लिया। मतलब इस चीज को समझे, पूछा क्या जा रहा है। नंबर उसके लिए दिया जाता है, नंबर इसके लिए नहीं दिया जाएगा कि आप क्या जान रहे हैं। नहीं, आप सब कुछ जान रहे हैं सिवा जो प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो नंबर नहीं मिलेगा। आ गई सारी चीजें। तो जब तक आप इस बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई करने की स्थिति में नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन डिमांड ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से होगा क्या? बतलाइए, बढ़े यहां से आगे। शिव खेरा का एक टैग लाइन है, विजेता कोई अलग काम नहीं करते, विजेता अलग तरीके से काम करते हैं। नहीं, तो इसका मतलब यह, जीतने के लिए तरीके में परिवर्तन क्या है? तरीके में परिवर्तन आवश्यक है। बिना तरीका को बदले जीतना मुश्किल है। यद्यपि ये ऐसा कंटेक्स है कि सब अगर तरीका नहीं बदले तो उसी में जो थोड़ा सा बेहतर तरीका वाला है वो चुना जाता है। होता है या नहीं होता? आगे बढ़े। और ये गौर कीजिएगा कि कितने नए प्रश्न हैं, कितने पुराने प्रश्न। जिन चीजों को आपने पढ़ा है, केवल प्रश्न की मांग के अनुरूप उनके इस्तेमाल की तकनीक अगर विकसित कर ले तो आपके लिए चीजें कितनी आसान होती चली जाती। नहीं, आगे बढ़े। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। नहीं, इस प्रश्न को अगर आपको रिस्पोंड करना है तो ये तो स्ट्रेट प्रश्न है। नहीं, स्ट्रेट सीधा सीधा प्रश्न है। ये प्रश्न भी आसान है। नहीं, इस प्रश्न को अगर हमें रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्स करने के तरीके अलग अलग होंगे। नहीं, तो अगर इस प्रश्न को हमें रिस्पॉन्ड करना है तो इसके लिए हमें नेहरू और उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। और ये बिंदु है जो आपके आंसर को औरों के आंसर से डिफरेंट बनाएगा। नेहरू सांप्रदायिकता के बारे में क्या सोचते थे, नेहरू धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या सोचते थे, वो सब लिख के आएंगे।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र भी ये लिख करके नहीं आएंगे कि नेहरू मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे, भले व्हाट्सएप पर जो लिखे, नहीं। लेकिन यहां पर जो चीजें महत्वपूर्ण हैं, नेहरू को हमें यह समझना है, पहली चीज कि नेहरू पश्चिम के करीब है। नहीं? और दूसरी चीज जो हमें समझना है, नेहरू समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। वामपंथ के प्रति नेहरू में क्या है? और तीसरी एक और चीज समझनी है, ये दोनों चीजें क्या करेंगे? नहीं, ये दोनों चीजें गांधी को, नेहरू की सोच को नहीं, तार्किकता और वैज्ञानिकता प्रदान करेंगे। नहीं, गांधी को एक साइंटिफिक एंड रैशनल, नेहरू को साइंटिफिक और रैशनल माइंड देगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो एट द सेम टाइम जो है, दो और चीजों को देखने की जरूरत है। इसके अलावा दो और चीजों को क्या देखने की जरूरत है? तो एक, नेहरू के पास भारतीय समाज एवं संस्कृति की बेहतर समझ है। नेहरू के पास भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति की बेहतर समझ है। और दूसरी बात, गांधी ने नेहरू को कहीं गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। और ये दोनों चीजें मिलकर के क्या करेंगे? सी डी मिलकर ए प्लस बी के प्रभाव को क्या करेंगे? सी और डी मिलकर ए प्लस बी के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने का काम करेंगे। यही तो नेहरू है। जब भारत में होते तो विदेशी लगते हैं और जब विदेश में होते तो भारतीय लगते हैं। यही नेहरू की विडंबना रही। ईस्ट और वेस्ट की ब्लेंडिंग नेहरू में मिलती है। नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो नेहरू जो है, कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्षता को लेकर के नेहरू की सोच क्या होगी? धर्मनिरपेक्षता को लेकर नेहरू की सोच पश्चिम के कहीं करीब है। और अगर धर्मनिरपेक्षता को लेकर के नेहरू की सोच पश्चिम के कहीं अधिक करीब है, तो इसका मतलब स्टेट और रिलीजन के, पॉलिटिक्स और रिलीजन के सेपरेशन की हिमायत नेहरू करेंगे। दूसरी चीज अगर नेहरू के कंटेक्स्ट में देखें तो नेहरू मतलब सेकुलरिज्म को
भारत की मजबूत भारत की बुनियाद के लिए आवश्यक बतलाते हैं। क्योंकि जब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते तो सेकुलरिज्म भी डाइवर्सिटी में यूनिटी को इंश्योर करने का काम करता है, करती है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेहरू भी एक और वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म के करीब है, दूसरी ओर सेकुलरिज्म को रिलीजियस टॉलरेंस के साथ जोड़कर देखते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता की एक लंबी धार्मिक सहिष्णुता की एक लंबी परंपरा है। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो आइडिया ऑफ इंडिया जो नेहरू का है, आइडिया ऑफ इंडिया एज ए नेशन जो नेहरू का है, वे सेकुलर इंडिया के बिना आइडिया ऑफ इंडिया की परिकल्पना ही नहीं कर सकती। धर्मनिरपेक्षता के बिना एक राष्ट्र के रूप में नेहरू भारत की परिकल्पना ही कर पाने की स्थिति में नहीं। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे, नेहरू की धर्मनिरपेक्षता जो है उसमें धार्मिकता के लिए स्पेस है, और नेहरू की धर्मनिरपेक्षता में धार्मिकता के लिए जो स्पेस है वह केवल और केवल इंडिविजुअल कंटेक्स्ट तक है, व्यक्तिगत संदर्भों तक। और उस व्यक्ति का जो एक सार्वजनिक जीवन है उसमें वहां पर धर्म के लिए स्पेस नहीं है। यही गांधी और नेहरू में अंतर है। नहीं, इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो इसके कंटेक्स्ट में जो अगला डायमेंशन इमर्ज करता हुआ आता, उनका स्पष्ट तौर पर मानना था कि सार्वजनिक पद पर जो भी लोग आसीन हैं, पब्लिक ऑफिसेज को जो भी हैंडल कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलीजियस कंडक्ट से परहेज करना चाहिए। और इसी मसले पर राजेंद्र प्रसाद के साथ उनके मतभेद सामने आए कई मसलों पर। जहां तक अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, सांप्रदायिकता के कंटेक्स्ट में देखें, तो सांप्रदायिकता को लेकर के नेहरू की सोच क्या है? तो नेहरू ने, मतलब आप ये कह सकते कि गांधी की तुलना सांप्रदायिकता को लेकर नेहरू की समझ जो है वह कहीं ज्यादा विकसित थी। गांधी सांप्रदायिक नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी के कंडक्ट ने इनडायरेक्टली मतलब सांप्रदायिक माहौल निर्मित करने में या सांप्रदायिक माहौल को निर्मित करने में इनडायरेक्टली एक भूमिका निभाई। अगर आप देखें तो नेहरू सांप्रदायिकता को क्या मानते? नेहरू सांप्रदायिकता को धर्म के राजनीतिकरण का परिणाम मानते, लॉजिकल कल्मिनेशन ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन के रूप में नेहरू कम्युनलिज्म को डिफाइन करते। और इसलिए नेहरू धर्म के राजनीतिकरण का विरोध करते हैं, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के सेपरेशन पर की बात करते। और इस मसले पर उनके गांधी के भी मतभेद है, गांधी से भी मतभेद है। नेहरू के लिए धर्म जो है केवल सांस्कृतिक प्रेरणा है। दूसरा,
नेहरू सांप्रदायिकता को व्यापक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते। उन्होंने सांप्रदायिकता को ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से कनेक्ट करके देखा। तीसरी चीज, नेहरू ने सांप्रदायिकता को इंडियन सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस से कनेक्ट करके देखा, क्योंकि नेहरू का मानना था इंडियन सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस में कहीं न कहीं सांप्रदायिकता के बीज मौजूद थे। अंग्रेजों ने डिवाइड ऑफ रूल की पॉलिसी के जरिए उस कम्युनलिज्म के सीड्स को क्या किया, सींचने का काम किया, पुष्पित पल्लवित करने का काम किया, जिसका परिणाम अंततः जो, और यहां तक कि सांप्रदायिकता को लेकर नेहरू में जीरो टॉलरेंस था। उनका मानना था कि यह एक्सटर्नल एग्रेशन की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक है, बाह्य आक्रमण से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है यह। इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो वे सांप्रदायिकता को मिडिल क्लास फेनोमेनन के रूप में मानते हैं, और वे सांप्रदायिकता के इकोनॉमिक रिलीजियस फैक्टर की तुलना में पॉलिटिकल फैक्टर को कहीं अधिक महत्व देते हुए आते। और इसी के मद्देनजर आप देखेंगे कम्युनल फोर्सेस से मुकाबले के लिए नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर क्या बनाया था, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। भारतीय स्वतंत्रता लीग की उन्होंने स्थापना की थी, और लगातार आजादी के बाद भी अगर आप देखें तो नेहरू के यह मालूम था कि कम्युनल फोर्सेस सक्रिय है, और कम्युनल फोर्सेस की इस सक्रियता को इंस्टीट्यूशनलाइज मैनर में, ऑर्गेनाइज मैनर में रिस्पॉन्ड करने की कोशिश किनके द्वारा की गई, नेहरू के द्वारा की गई। नेहरू का यह मानना था कि इनसे संस्थागत तरीके से मुकाबले की जरूरत है, इनसे आप तब तक मुकाबला नहीं कर सकते। और इसके लिए नेहरू ने जो है आर्ट कल्चर लिटरेचर, इन तमाम स्तरों पर जो है सेकुलर स्पिरिट को प्रमोट करने की कोशिश की, और इनके माध्यम से सेकुलर स्पिरिट को उन्होंने भारतीय जनमानस में बैठाने का प्रयास किया। तो ये कंटेक्स्ट थे, जिस कंटेक्स्ट में तो अदर चीजें सब लोग लिखेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये वाला जो पहलू है, यह पहलू आपके आंसर को औरों के आंसर से डिफरेंट बनाएगा। नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नहीं, अब यहां पर गौर करें। यह प्रश्न भी आसान है, बशर्ते आप खुद मुश्किल ना बना लें। कहेंगे खुद मुश्किल ना बनाने का क्या मतलब है? तो खुद मुश्किल ना बनाने का मतलब है एक पैराग्राफ में बहुत सुंदर से लिखेंगे किस प्रकार मुगलों का अवसान होता है, मुगलों के अवसान के कारण किस प्रकार जो है, तो आमामाई का किस्सा मत नहीं लिखना है। आंसर स्टोरी टेलिंग नहीं है। अगर यहां पर पटना कलम के कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा हो रही है तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा करें। और कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा किस कंटेक्स्ट में होगी? पेंटिंग स्टाइल के रूप में इसके कैरेक्टरिस्टिक की चर्चा होगी।
और पेंटिंग स्टाइल के रूप में कैसे इसमें कंपोजिटनेस है। कहीं पर देख लिया और लिख लिया कि ब्रिटिश तत्वों का और मुगल तत्वों का इसमें समावेश है, तो क्या समावेश है ये स्पष्ट आंसर में होना चाहिए या नहीं। तो ये चीजें वहां पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वहां पर यह रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा कर रहे हैं तो यह क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार इसमें स्केचिंग और कलरिंग ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलता है। तो टेक्निक के स्तर पर आप जाकर के देखें तो टेक्निक के स्तर पर यह क्या है, एक प्रयोग के रूप में सामने आता। किस प्रकार ब्रिटिश इंपैक्ट के रूप में वाटर कलर पेंटिंग टेक्निक यहां पर डेवलप करती हुई आती, कौन से मुगल फीचर्स यहां पर दिखाई पड़ते हैं, लोकल फीचर्स यहां पर क्या दिखाई पड़ते, स्केचिंग के कंटेक्स्ट में, कलरिंग के कंटेक्स्ट में, सिलेक्शन ऑफ कलर के कंटेक्स्ट में, फिर थीम, इसका थीम के सिलेक्शन के कंटेक्स्ट में किस प्रकार की इसमें सिंप्लिसिटी दिखाई पड़ती है। अब यहीं पर थोड़ा सा हम कैसे मधुबनी पेंटिंग से अलग है इसको भी हम दिखा दें, कैसे मुगल पेंटिंग से अलग है इसको भी हम दिखा दें। नहीं, किस प्रकार डेकोरेशन की बजाय सिंप्लिसिटी को इसमें फोकस किया गया है, हम इसको ये करें। किस प्रकार से यह अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, हम इसको फोकस करें। नहीं, किस प्रकार यहां पर पेंटिंग के क्रम में जो है मैक्रो की बजाय माइक्रो वाले अप्रोच को अपनाया गया है। नहीं, मतलब इसमें जो बारीकियां हैं, जो मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म विशेषताएं हैं, कितनी बारीकी से, और इसके लिए एक एक दो दो बाल वाले ब्रश का इस्तेमाल इनके द्वारा किया गया है। नहीं, और इसके कारण किस प्रकार जो है पशुओं पक्षियों की फिजियोलॉजी को उभारना संभव होता है। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें कलर का किस प्रकार प्रयोग होता था इसमें। नहीं, इसमें अधिकांशतः मिनिएचर की रचना होती है, नहीं लघु चित्रों की रचना होती है, जबकि अगर मुगलों के समय जाए तो पांडुलिपि का प्रचलन है। नहीं, तो इसमें जो है फ्रंट की क्या भूमिका होती है, बैकग्राउंड का क्या भूमिका होता है या नहीं होता है, तो फ्रंट और बैकग्राउंड मायने ही नहीं रखता, इसलिए वह उस रूप में खर्चीली भी नहीं है। मार्केट से इसका क्या जुड़ाव है और मार्केट से इसके जुड़ाव ने किस प्रकार इसको प्रभावित किया है। नहीं, जब इसके वैल्यू ओरिएंटेशन की बात करते तो वैल्यू ओरिएंटेशन किस प्रकार इसका रिफ्लेक्ट होता हुआ आता है। बातें ये स्पष्ट हुई। ये तमाम चीजें हैं जो तमाम चीजें इस प्रश्न को रिस्पोंड करते हुए आपको मेंशन करनी थी। मतलब आगे अगर यहां से बढ़े, नहीं किस, ये भी एक डायमेंशन कि किस प्रकार यह इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। नहीं, नहीं, जिस प्रकार आप देखेंगे कोर्ट कल्चर, दरबारी संस्कृति का डोमिनेंस आपको मुगल पेंटिंग पर दिखाई पड़ता, और इसका संबंध किस प्रकार डे टू डे लाइफ से है। वाटर कलरिंग हो, वाइल्ड पेंटिंग हो या स्नैपशॉट हो, ये तीनों फीचर यूरोपियन है, ब्रिटिश फीचर है। किस प्रकार यहां बॉर्डरिंग को अवॉइड किया गया है, लैंडस्केप से परहेज किया गया है जो मुगलों के यहां मौजूद है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के यहां पर बढ़ना है। अब अगर मूव करें तो नेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें
तो 3 शॉर्ट नोट्स, नहीं, सत्याग्रह पर गांधी के विचार, दूसरा शॉर्ट नोट्स है जेपी एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, और तीसरा प्रश्न है सुभाष और आईएनए सुभाष और आईएनए, नहीं, और 3 शॉर्ट नोट्स में 2 लिखना है, तो अधिक से अधिक आपके पास कितने शब्द हैं, मोटा मोटी लेकर के चलें, अधिक से अधिक शॉर्ट नोट्स के लिए 250 शब्द हैं। नहीं, तो जब आप सत्याग्रह की चर्चा कर रहे हैं तो बस ये कॉशस रहें, इसके दोनों पहलुओं पर चर्चा हो, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। जब आप इसकी चर्चा कर रहे हैं तो गांधी के सत्याग्रह के स्रोत जो हैं, गांधी के सत्याग्रह के जो स्रोत हैं, देसी और विदेशी। लगातार ये सोचे कि अपने आंसर को हम कैसे डिफरेंट बनाएं। किस प्रकार गांधी थोरो से प्रभावित थे और थोरो के ओन सिविल डिसोबीडियंस का गांधी पर प्रभाव है। किस प्रकार गांधी लियो टॉल्स्टॉय के नॉन वायलेंस से प्रभावित हैं, नहीं, और किस प्रकार इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन में जो नॉन वायलेंस है, इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन में जो इंपैथी है, करुणा, तो अहिंसा और करुणा वैष्णवों के यहां भी और बौद्धों के यहां भी, तो इससे लिंकअप करते हुए उसके सैद्धांतिक पहलुओं को स्पष्ट करें, इसके व्यावहारिक पहलुओं को स्पष्ट करें। नहीं, कहें अहिंसात्मक सत्याग्रह जो है गांधी की मजबूरी थी। भारत जैसे देश में राष्ट्रीय आंदोलन की मजबूरी है अहिंसात्मक सत्याग्रह, क्योंकि उसे मुकाबला किससे करना है? दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, नहीं, और मतलब आपका मिलिट्री पावर की बदौलत उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो गांधी ने मोरल एथिकल बेसिस पर उसको चैलेंज किया। और दूसरा, जब इसकी चर्चा करेंगे तो व्यावहारिक की बात इसलिए की कि गांधी के लिए जो सत्याग्रह है वो स्थिर ना होकर क्या है? विकसनशील संकल्पना। नहीं, अगर जेपी और क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या है? फैक्चुअल है। सुभाष और आईएनए की बात करेंगे तो यह क्वेश्चन क्या है? फैक्चुअल है। इस फैक्चुअल क्वेश्चन में हम क्या कर सकते? इस फैक्चुअल क्वेश्चन में हम एनालिटिकल इनपुट देने की कोशिश कर सकते।
और एनालिटिकल इनपुट क्या है? अगर सुभाष के कंटेक्स्ट में देखें तो सुभाष के लिए साध्य अहम है, साधन क्या है? और ये चीजें सुभाष को गांधी से क्या करती हैं? ये गांधी से सुभाष को अलगाती है। नहीं? और अगर आप देखें तो आईएनए के जरिए सुभाष क्या रणनीति अपनाते? मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, उस अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं? इसको इनकैश करवाने की कोशिश करते भारत के पक्ष में। और इसको इनकैश करवाने के लिए सुभाष को जो है, अगर देखें तो जो ऑथोरिटेरियन स्टेट है उससे भी सहयोग लेने से परहेज नहीं होता। मतलब अगर आप ये कह लें तो सुभाष ट्रूली नेशनलिस्ट है। ट्रूली नेशनलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि दूसरा जो है, ये मत निकालेंगे। ट्रूली नेशनलिस्ट का मतलब यह है कि सुभाष के लिए राष्ट्र ही सब कुछ था और उस राष्ट्र के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। बातें समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा एनालिटिकल इनपुट देकर के आप अपने आंसर को डिफरेंट बना सकते। यहां पर अगर जेपी और क्विट इंडिया मूवमेंट में जाएंगे तो उस एनालिटिकल इनपुट की भी संभावना नहीं है। नहीं? हाँ, यहां पर क्या संभावना है? यहां पर यह संभावना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े लोग ने क्विट इंडिया मूवमेंट में अहम और निर्णायक भूमिका निभाई है, सोशलिस्टों ने। नहीं? और अगर क्विट इंडिया मूवमेंट के कंटेक्स्ट में देखें तो जेपी के चरित्र और व्यक्तित्व के दो पक्ष उभर करके सामने आते हैं। एक संगठनकर्ता के रूप में जेपी का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है आजाद दस्ता के माध्यम से। एक कुशल रणनीतिकार के रूप में जेपी का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है आजाद दस्ता के माध्यम से। नहीं? और दूसरी चीज अगर आप देखें तो दूसरी चीज यह कि जेपी की साहसिकता, जोखिम उठाने की जो जेपी में क्षमता थी, वह भी इस प्रकरण में उभर करके सामने आती। पुलिस के द्वारा पकड़ा जाना, जेल से भाग निकलना, नहीं, और पुलिस से बचते हुए भी आंदोलन को संगठित करना और आंदोलन की तीव्रता में कमी ना आने देना, यह छोटी बात नहीं थी। ये बातें स्पष्ट हुई? तो ये मोटा मोटी आपके सामने एक आउटलाइन रखने की कोशिश की। देखिए, हमारी कोशिश यहां पर समाप्त। अब आप पर निर्भर करता कि यहां से आप मैसेज लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 67वीं बीपीएससी मेंस में पर्याप्त समय है। और 67वीं बीपीएससी मेंस में आपके पास पर्याप्त समय है, तो उस स्थिति में पूरी तरह से अगर आप चाहें तो आप अपने एटीट्यूड को, आप अपने अप्रोचेज को बदलने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ये जो डिस्कशन क्लास चल रहे हैं 66 बीपीएससी को फोकस करके, 4 क्लासेज लिए ना। एक तो जनरल ट्रेंड एनालिसिस हमने किया था, पॉलिटी, इकोनॉमी, और इस पर अलग अलग लिए, आगे भी लूंगा थोड़ा सा समय लेकर के।
IR वाले पोर्शन पर भी और साइंस एंड टेक पर भी होंगे। तो जो लोग देख रहे होंगे सबके लिए मायने नहीं रखता ये क्लास। बहुतों को लगेगा क्या बकवास कर रहे हैं, फालतू है, अब क्वेश्चन पूछ दिया है तो इसी तरह जो है सब तीर मारेंगे। नहीं, जो जनरल रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि उससे मैं वाकिफ नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश है कि कम से कम जो बच्चे हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं या जो बच्चे इनडायरेक्टली हमारे चैनल के जरिए जुड़े हुए हैं, जो हम पर भरोसा करते, कम से कम वहां तक अपनी बातों को पहुंचा सके। और अगर वे इस चीज को समझने की स्थिति में होते तो उनके लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो इस डिस्कशन को यहीं पर मैं रोकूंगा, ठीक है। आगे की चीजें फिर आगे देखी जाएंगी। और बंद करें।